हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि वर्ग 1 से 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी में हिंदी क्वालिफाइंग है और एज ए कंसर्न सब्जेक्ट भी है किसी किसी का। तो ये जो 30% क्वालिफाइंग है और आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी एक आपके बीपीएससी टीआरई 4 को क्लियर करने का एक सबसे अहम पहलू है। अगर वो सब्जेक्ट है कि अगर यहाँ से क्वालिफाई नहीं हुए और आपके 30% नहीं हो पाए, तो आगे के सब्जेक्ट की जो मेहनत है वो काफ़ी प्रभावित होगी। तो इसलिए हिंदी का हम, क्योंकि एक दो तरीके से थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम ये सारी बातें बता चुके हैं, तो व्याकरणिक हिंदी पर हम चले हुए हैं। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो क्लासेस है वो तभी समझ में आएंगी जब आप पहले बेस से चलेंगे। एक साथ ऊपर से चलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आना है। तो हिंदी जितनी हमारी हम बोलते हैं उतनी ही जितनी सरल है उसको समझेंगे ना तो वो, लेकिन सीढ़ी से ही, चरण से ही जब समझेंगे तो उतना ही हमें आसान होगा, नहीं समझेंगे तो उतना कठिन भी होगा। तो इसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीआरई उसमें हमने वर्ण विचार किया था। तो क्लास फर्स्ट जो थी वो आप जरूर देख लें, वर्ण विचार क्या है, क्योंकि यहाँ पर इतने छोटे छोटे बातें लगती है कि क्या वर्ण में वर्ण पढ़ाया है। नहीं बच्चों, उसमें देखना इतने टिपिकल इससे पहले जो टीआरई 1, 2, 3 के आए हैं ना, वो वर्ण से और इन सब से ही इतने बारीकी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आपके मोस्टली वही क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो इसलिए मैंने फोकस किया है कि बिल्कुल नीचे से हम चलेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपकी बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर, क्योंकि वर्ण विचार हम कर चुके, तो अब होगा हमारा स्वर। क्या होगा? स्वर। तो ये आप सभी जानते होंगे, अब तक पढ़ते आए हैं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ है और प्लुत है। अब ये किस किस तरीके से हैं? जो ह्रस्व स्वर है वो 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से ना अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं बहुत, कि अब मान लीजिए अ, ई, उ और री ये लिखा आ गया। अब इसमें से भी अगर पूछ लिया तो बताइए क्या है, क्योंकि अगर हमने उसे डीपली तो देखा ही नहीं था। अब ये जो 4 हैं इनमें कोई सा भी बड़ा नहीं है, सारे अ, ई, उ और री, ये जो 4 है यहाँ पर देख लीजिएगा, आ, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व हैं। जस्ट जब हम दीर्घ पर आएंगे, जैसा कि इसका नाम से संबोधन हो रहा है दीर्घ, यानी कि उससे ज़्यादा है, तो जो दुगना समय हमें लगता है जिनको बोलने में, ह्रस्व से दुगना समय, ध्यान रखिएगा, ह्रस्व से दुगना समय जिसमें लगेगा वो दीर्घ होगा। और ये गिनती में कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। अब कैसे 7 होंगे? बहुत आसान है तुम्हें ऐसे करना। जैसे अ था तो आ का आ कर दीजिए, जो मात्रा वाला होता आ। छोटा ई इसमें दिया हुआ है ह्रस्व में, तो बड़ा ई है ना। छोटा ऊ दिया हुआ था तो बड़ा ऊ। तो ऐसे ए, आई, ओ, औ, इस तरीके से ये 7 हो गए ह्रस्व। और दोगुना समय इनमें लगता है, ह्रस्व से दोगुना समय दीर्घ के प्रोनाउंसिएशन में लगता है। सिंपल हो गया, आसानी से मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, इनको पहचानने में गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं प्लुत की। प्लुत का क्या है? प्लुत को तिगुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व से, जो सबसे ऊपर वाला था ह्रस्व से तिगुना समय लगता है इसमें। तो तिगुना समय लगता है, उसका उदाहरण होगा ओम। इस तरीके से ओम लिखा। अब इसमें आप निश्चिंत रहिए, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, बस आप समझने के लिए रखिएगा। इसमें तिगुना समय लगता है कृत से, ह्रस्व से। कई बार हम क्या करते हैं, इससे ऊपर वाला दीर्घ है, दीर्घ का लिख देंगे तो हो गया ना, 1 नंबर चला गया। उसमें इस तरीके के फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि प्लुत को दीर्घ से बोलने में तिगुना समय लगता है। आप समझोगे हाँ बिल्कुल सही, तिगुना समय लगता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया किसका। तो बच्चों ह्रस्व से, जो सबसे ऊपर वाला स्वर था ना, ह्रस्व से तिगुना समय लगता है प्लुत को प्रोनाउंस करने में। जैसे कि ओ, इस तरीके से, समझे। लेकिन हमारे हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, बस इतना ही है समझाने के लिए, इसलिए आप इसका निश्चिंत हो जाएं। तो जो ह्रस्व और दीर्घ है उसको समझिए कौन कौन से हैं, क्योंकि इन्हीं से फिर हम अपनी मात्राएं बनाते हैं। अब अगला टॉपिक चलता है हमारा वर्ण का। जब हमें पता चल गया कि जो वर्ण का हम पहले कर चुके थे, जो स्वर हुआ,
3 प्रकार का हो गया। तीनों प्रकार को डिफाइन कर दिया है। आगे चलते हैं। अब जो उच्चारण है, क्योंकि सभी उच्चारण के प्रयोग के आधार पर ही इनके क्लासिफिकेशंस होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो जो उच्चारण के हम कहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर जो होगा वो होगा अनुनासिका। पहला भाग जो होगा, हम स्वर को बांटेंगे उच्चारण के आधार पर, तो अनुनासिका, और दूसरा भाग होता है इसका निर्नुनासिका। केवल 2 भाग होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट अनुनासिका, सेकंड निर्नुनासिका। ठीक है, इस प्रकार से इनको बांटा जाता। अब इनको देखना, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इवन टीचर तक को भी इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि अनुनासिक क्या है, निर्नुनासिका क्या है, अनुस्वार क्या है, कहाँ इनका प्रयोग होता है। आज हम वो अच्छे से तुम्हें बताएंगे और कभी गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। TRE 4 आपका हिंदी का 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर गलत हो जाए तो मुझे बताना, चैलेंज है इस बात का। तो ये देखना बच्चों, तो जो अनुनासिका है उसमें क्या है, अनुनासिका। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं बहुत अच्छे से, कि जो कोई भी वर्ड है अगर आप उसमें कहीं अटक भी गए, आपको लग रहा है कि मैं इसे डिफाइन नहीं कर पा रहा, मैं इसे समझ नहीं पा रहा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उस शब्द को तोड़िए, उसके दोनों अर्थों को अलग अलग करिए और फिर उसको फिर से जोड़िए, फिर देखना उसकी डेफिनेशन तैयार हो जाती है और आप उसको हल कर पाएंगे। जैसे कि अभी देखना यहाँ पर अनुनासिका। नासिका तो आप जानते होंगे नाक को बोला जाता है, और अनु का मतलब छोटा होता है। तो आप समझ गए, जिसके उच्चारण में मुख के साथ साथ अनुनासिका यानी कि नाक का भी प्रयोग होता है। जब हम बोल रहे होते, जब हम उच्चारण कर रहे होते ना, तो दोनों का प्रयोग होगा, मुख और नासिका, दोनों का जिनमें प्रयोग हो रहा है वो होता है अनुनासिका। अनुनासिका। और निर्नुनासिका क्या है, जिनमें इनका प्रयोग है ही नहीं, सीधी सी बात है। जैसे आ, ई, ये एक तरीके से हम स्वर कह सकते हैं, वो है। क्योंकि जो जितने भी व्यंजन हैं आप जानते होंगे, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के होता ही नहीं है। इसमें एक हलंत की बात आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे का हम बोलते हैं ना, एक दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे हमने ये का बोला, तो ये का अपने आप में पूर्ण व्यंजन नहीं है, ये किससे मिलकर बना है, यहाँ आप समझ ही लीजिए। कभी फिर ये पॉइंट से रह जाए और तो ये चीज़ रह ही जाती है। तो ये कैसे बना है मेरे बच्चों, क और का में ये जो देखा होगा ना आपने, इसको हलंत बोला जाता है। इट मीन्स जहाँ पर हम स्वर को डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वहाँ हम हलंत लगाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब आ, हमेशा आ की आवाज़ सब में आएगी। और अगर आपको कहीं पर का केवल ऐसा लगा हुआ मिला तो समझ लीजिए वहाँ पर अ जो स्वर है वो प्रोनाउंस नहीं होगा, इसको हलंत बोला जाता है। ठीक है, ये अब आपका क्लियर हुआ होगा उम्मीद है। तो आगे देखते हैं, जो हम मेन उस पर थे हलंत और स्वर की चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। तो अब ये देख लेते हैं हम अनुनासिका। तो सीधी सी बात हमने आपको बता दी, जो मुख और नाक दोनों की द्वारा निकलती है, उच्चारण होता है जिसका, वो अनुनासिका होती है और अनुनासिका स्वर होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि 5, अब इसमें अंतर क्या होता है कि हम जिसे चंद्र बिंदु बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, वही अनुनासिक होता है जो चंद्र बिंदु वाला होता है। अब इसी में हम ये अंकी बिंदी बोलते हैं, अंकी बिंदी कहाँ से आ गई, बिंदु कहाँ से आ गया, चंद्र बिंदु कहाँ से आ गया, ये सभी चीज़ें तो देखेंगे और ये कभी गलत नहीं होंगे, ये आपके पेपर में आते हैं, मैंने इनको देखा है। तो अनुस्वार में इनमें क्या अंतर है, कैसे प्रयोग करेंगे, और आपके क्वेश्चन पेपर में एक शब्द लिखा आ गया, मान लीजिए 5 लिखा आ गया और उसका शुद्ध रूप ढूंढा हुआ है, या कोई थोड़ा टिपिकल शब्द आ गया और उसका शुद्ध रूप आपको बताना है। अगर आप अनुस्वार अनुनासिका को नहीं पहचान पाए तो आप उस शब्द को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो यहीं से हमारा बेस तैयार होता है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। आज हम स्वर कर रहे हैं, कल व्यंजन करेंगे और आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, छंद, इवन प्रत्येक चीज़ तक आपको डिटेल में यहाँ पर करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आपको इस चैनल के अलावा किसी अन्य चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको क्लासेस रेगुलर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी क्लासेस का कोई वो भी नहीं है कि आपसे कोई पेमेंट लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब हमने बताया अनुनासिक का, तो जैसे 5, देखो 5 पर चंद्र बिंदु है,
तो सही अगर हम कहें ना शुद्ध रूप, तो ये 5 ऐसा चंद्र बिंदु वाला आएगा, ये वाला सांप, दांत, ये अनुनासिक में है और ये बिल्कुल सही है। अब बात बच्चों हम कर लेते हैं कि अनुनासिका और अनुस्वार ये क्या है, जबकि स्वर के आधार, उच्चारण के आधार पर स्वर के तो 2 भेद बताए हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिका। तो फिर ये क्या है अनुनासिका और अनुस्वार? कहीं पर अंक की बिंदी लगा देते हैं, कहीं पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि है क्या। अब इसको समझना है। अनुनासिका समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि अनुनासिका ही मेन स्वर होता है जो कि चंद्र बिंदु से शो किया जाता है, जैसे कि 5 है, सांप है, दांत है, ठीक है, हंस है, ये सब चंद्र बिंदु वाले हैं बच्चों। तो अब बात आती है अनुस्वार की। तो फिर ये अनुस्वार अंक की बिंदी वाला क्या मैटर है? अब इसमें ये मैटर है कि ये तो आप जानते हैं कि हर व्यंजन में, हर में अ या ये जो स्वर हैं इनके बिना तो कोई व्यंजन बना ही नहीं है, तो वो कहीं आते हैं। एक शिरोरेखा होती है, आप जानते सभी, ये यूज सभी करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो शिरोरेखा क्या है। जैसे कि शिरोरेखा है ना, तो ये चीजें कब कब चेंज होती हैं, कब कब चंद्र बिंदु हमारा बिंदु बन जाता है। देखिए, सोचिए, जो शिरोरेखा है बच्चों, शिरोरेखा क्या है? जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी शब्द लिखा, जैसे कि हमने लिख दिया पंचांग, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख दिया, तो इसके ऊपर हमने मात्रा चढ़ा दी ना, वो शिरोरेखा, ये जो शब्द, ये जो हमने लाइन ऊपर खींची, जिसको हम एक तरीके से हिंदी में ओढ़नी बोल देते हैं, जो हम पूरी लाइन एक शब्द को लिखने के बाद, जैसे हमने हिंदी लिखा, हिंदी ऐसे लिख दिया ना, और फिर ये जो लाइन खींची हमने, ये इसको शिरोरेखा बोलते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है चंद्र बिंदु को बिंदु बनाने में। अगर शिरोरेखा पर आपके ऊपर जो है कोई स्वर की मात्रा आ जाती है, कहीं पर आपने शिरोरेखा यूज की, उसके ऊपर मात्रा आ गई, तो वहां पर चंद्र बिंदु हट जाएगा और बिंदु बन जाएगा, क्योंकि जब वहां मात्रा शिरोरेखा ने लेकी, यानी एक तरीके से स्थान का अभाव हो गया। जैसे क्योंकि, यहाँ पर देखिए क्योंकि को आपने देखा होगा, या ये शिरोरेखा है और शिरोरेखा के ऊपर जब ये ओ की मात्रा आई, तो अगर हम यहाँ पर चंद्र बिंदु बनाएं तो आप स्वयं देखेंगे कि स्थान का अभाव है। तो एक स्थान के अभाव के कारण भी वहां पर हमने चंद्र बिंदु को बिंदु कर दिया, समझे? एक रीजन ये है। अब समझते चलिएगा कहाँ कहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिका में अंतर आता है। ये इसके कई कारण हैं जहाँ जहाँ पर इसका प्रयोग इस तरीके से किया गया है। पहला आ गया शिरोरेखा वाला, जहाँ पर जैसे देखो क्योंकि का उदाहरण मैंने दिया, तो वहाँ पर अब हम चंद्र बिंदु लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर स्वर मात्रा पहले आ चुका है, तो अब हम अंक की बिंदी लगाएंगे। दूसरा आता है बच्चों जो कचट तप, मैंने इससे पहली वाली क्लास में बताया था, पार्ट 1 में, फर्स्ट में, उसमें मैंने कचट तप बताया था। अब आप भूल रहे होंगे कि कचट तप क्या है। कचट तप, का से का वाला वर्ग पूरा आ गया, क ख ग ग न, चा से चा छा जा न, टा से टा वाला आ गया, ठा से ठा वाला आ गया। जो कचट तप हैं, तो इनके पीछे जो न, अणा, अणा, न, म ये आते हैं ना लास्ट में, तो ये जो लास्ट वाला जो शब्द होता है, अगर ये लास्ट में आ रहा है तो उससे पहले आपको आधा ना प्रयोग करना होगा, जैसे कि हिंदी। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग हिंदी को गलत लिखते हैं। हिंदी को कैसे लिख देंगे? हा छोटी की मात्रा चढ़ाई, अंक की बिंदी रखी और दा कर दिया। भाई अंक की बिंदी और चंद्र बिंदु का तो शिरोरेखा पर अगर कोई स्वर की मात्रा आती है तो ही हम करेंगे ना। जब यह स्वर की मात्रा है तो कोई आई नहीं, आप इसे प्रोनाउंस करिए। देखिए ये जो आवाज आई है ना, ये बराबर मात्रा में आई है ना। जो न है ना, न पूरा भी प्रोनाउंस नहीं हुआ, नाक से भी प्रोनाउंस नहीं हुआ, और लेकिन आधा बोला हिंदी। एक तो ये प्रोनाउंस के ऊपर हो गया। दूसरा जो द आया है ना, द, ये जो लास्ट पंच अक्षर जो होता है पंचम वाला, वो अगर आ जाता है तो उससे पहले अगर न का साउंड आ रहा है तो आधा ही ना यूज होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कचट तप में। अब बात करते हैं हम अनुस्वार की, अंक की बिंदी की। तो जैसे संघार शब्द है, कुछ शब्द मैंने पहले ही लिख दिए क्योंकि फिर से लिखूंगी तो लिखने में और टाइम लगेगा, वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे संघार है, संचार है और अंक है। तो जैसे मान लीजिए ये अंक है, इसमें ही हमने देखे ये अणे आता था, ये ऐसे, तो अब इसको लिखना पॉसिबल नहीं था ना इतने तरीके से, तो
तो इस तरीके से हिंदी का नियम बनाया गया कचट तप वाले से ही है कि क्यों ना अब हम इस वाली जो अणे हैं इसको अंक की बिंदी का रूप दे दिया जाए। तो तब से ये वाला अंक इस तरीके से लिखा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है कि अनुस्वार एक तो हमें कहाँ से प्रोनाउंस हो रहा है वो, ठीक है, ये देखना है। कितनी आवाज़ आई, जैसे अंक, अंक, देखिए इसमें ना पूरा नहीं है, सुन रहे होंगे ना आप भी अच्छे से, अंक पूरा नहीं है, तो यहाँ से आवाज़ आ रहा है तो हमें क्या लगाना है, अंक की बिंदी। और यही चंद्र बिंदु का है तो इसमें अगर शिरोरेखा आ जाता यानी स्वर वाली मात्रा कोई आ जाती तो हमें चंद्र बिंदु को बिंदु करना पड़ता। ठीक है, कचट तप वाली बात भी हो गई, शिरोरेखा वाली बात भी हो गई और उच्चारण वाली भी बात हो गई। दो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि अनुस्वार और अनुनासिका में क्या है। निरुनासिका तो सीधा ही है, इसमें कुछ नहीं है, आ ई, यानी कि जो हमारे स्वर होते हैं वो निरुनासिका में ही होते, लेकिन जब इनका प्रयोग हमें कहीं पर अंक की ज़रूरत में पड़ रहा है, यानी हमें स्वर उसको मिलाना पड़ रहा है व्यंजन के साथ में, तब हम वहाँ जाकर निरुनासिका अनुस्वार में बोली जा सकती है, क्योंकि उसी के साथ तो मिल मिल के जुड़ जुड़ के ये बनते हैं सभी। तो इस प्रकार से अनुस्वार जो होगा, अनुस्वार का मतलब है अंक की बिंदी यानी बिंदी, यानी हम या यूँ कह सकते हैं अनुनासिका को अनुस्वार बना देना। कारण परिस्थिति स्थान अभाव के कारण, स्थान अभाव के कारण हमने किया। कचट तप में जो लास्ट में सारे ना, अणा, ना, म आ रहे थे, उनके नियम के आधार पर हमने उन्हें अंक कर दिया इन वजह से, और एक उच्चारण के आधार पर हमने कर दिया। जैसे मैंने हिंदी को बताया तो हिंदी का शुद्ध रूप ये है मेरे बच्चों, आधा ना आएगा। हमारी भाषा है हिंदी, हमारी राजभाषा है, अभी राष्ट्रभाषा नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से इसे राष्ट्रभाषा मानते हैं, बहुत विवाद चला हुआ है, अभी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग ही ऐसा रहा होगा, सुनते रहेंगे ना, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको मेरी बातें याद आएंगी कि मैम बिल्कुल सही कह रही थी। और हिंदी का शुद्धतम रूप ये है। तो आज भले ही हमारा टॉपिक स्वर था, लेकिन इस स्वर में आपकी कई चीज़ें कवर हुई हैं। एक तो आपके स्वर के प्रकार, जैसे कि ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, और वो कौन कौन से उनको आप आसानी से पहचान पाएंगे। ह्रस्व 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं, उन्हीं का जस्ट जो डबल हो जाता है, और प्लुत उसका तिगुना समय लेता है ह्रस्व का, नॉट दीर्घ का, ध्यान रखिएगा। और प्लुत हमारे इसमें प्रयोग होता नहीं, इसलिए इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिर उसके हम उच्चारण के आधार पर स्वर पर आए, अनुस्वार और निर्नुनासिका पर आए, फिर उसमें हमने भेद जाना अनुस्वार और अनुनासिका का, जिसमें हमने कई कारण बताए कि कब जो है अनुनासिका अनुस्वार बन जाता है। मेन स्वर तो वैसे अनुनासिक ही है, अनुस्वार नहीं है, उसको समय परिस्थिति स्थान के अभाव के कारण चेंज किया जाता है। अब ये चीज़ें तो आपने सीखी ग्रामेटिकली, और क्या सीखा आपने, शुद्ध और अशुद्ध। ये पेपर में आता है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा प्लुत है, किसको बोलने में कितना समय लगता है, असली स्वर कौन सा है, निर्नुनासिका है या अनुनासिका है या अनुस्वर है। तो इतने तमाम क्वेश्चन बनेंगे ना इसमें से, और आप सब के जवाब दे पाएंगे डेफिनेटली। अगली क्लास जो हमारी 3rd क्लास होगी वो होगी व्यंजन के ऊपर, क्योंकि व्यंजन तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा आयोगवाही हैं, है ना, गृहीत भी हैं, जिनको ग्रहण किया गया है, आयोगवाही हैं, उन सबको लेके चलेंगे। क्योंकि जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तो हम अपने ग्रामर का अगला हिस्सा है उस पर आगे बढ़ते चलेंगे। और वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।